हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार कोशिश कर रहा है कि आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की सही सूरत हाल आप तक पहुंचाई जाए और खबरों के अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें कराते रहे ताकि उनका नजरिया, उनका तज्जिया भी सामने आता रहे। इस वक्त जंग को शुरू हुए 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो जंगबंदी है नहीं है, जंगबंदी होगी नहीं होगी, इस फैसले के बीच में है। अमेरिका का हमसे पहले कहना था कि नवंबर से हमास जंगबंदी के प्रपोजल को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन अब हमास ने अपनी तरफ से एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब इसराइल कहता है कि जो कुछ हमारा प्रपोजल था उसमें काफी तब्दीली की है। क्या कुछ है? अमेरिका को गुस्सा है, या तो रफा ऑपरेशन करो या अमेरिका के हथियार खरीदो, दोनों में से कोई एक काम करना होगा। यानी एक तरह से प्रेशर हर तरफ से है। जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो कैदी बनाए गए हैं हमास के जरिए, उनके फैमिली के लोग कह रहे हैं कि अब इजरायली सरकार को फैसला करना है, हमास ने अपना फैसला कर दिया। तो ये हर तरफ से नेतन्याहू पर दबाव है, लेकिन नेतन्याहू अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं दे रहे कि वो रफा के खिलाफ कोई जंग नहीं करेंगे, कोई जमीनी हमला नहीं करेंगे। इन सब हालात को समझने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब हैं, जो उस इलाके को बहुत नजदीक से जानते हैं, कई जंगें कवर कर चुके हैं, बहुत मुल्कों में काम कर चुके हैं, एक्सपोजर बहुत बड़ा है इंटरनेशनल। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि अब आपको क्या लगता है, जंगबंदी होगी या नहीं होगी, क्या लगता है? नहीं, कोई भी लड़ाई हो, दूसरा महायुद्ध आखिरकार खत्म ही हुआ। लड़ाई तो खत्म होगी किसी दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब आज जो इंटरनेशनल वॉचर्स की आंखें हैं वो जमी हुई है नेतान्याहू के ऊपर। वो जो लगातार 7 महीने से आप कह सकते हैं सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है कि कोई सुलह ना हो, कोई सीज फायर ना हो। आपने हमास का जिक्र किया कि हमास पहले अड़ा हुआ था। हमास अड़ा हुआ था क्योंकि इजराइल कह रहा था कि हम सत्यानाश करके गाजा का छोड़ेंगे, हमास का बिल्कुल सत्यानाश करके छोड़ेंगे। जब आपको कोई आपके अस्तित्व की धमकी दे रहा है तो आपका काउंटर धमकी देना कि हमारी जो थीसिस है कि इसराइल खत्म होना चाहिए, उस पर वो अड़े हुए हैं। वो अकेले हैं, उनको दुनिया में उनके दोस्त भी इस थीसिस को नहीं मानते हैं, मगर इसराइल की ढीठ पड़ने के ऑपोजिशन में उनके पास चारा क्या है। तो बेसिकली मेरा यह मानना है कि इंटरनल रीजंस की वजह से, अपनी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, उसको जो इंटरनल पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं उनकी वजह से नेतन्याहू अटका हुआ है। और आज की तारीख में भी जो वो इजिप्ट की तरफ के जो गेट्स हैं, जो इजिप्ट की तरफ के गांव और शहर हैं रफा, उनमें से है, उनको फिर अटैक कर रहा है, बमबारी कर रहा है। और ये दिखा रहा है कि जो रिफ्यूजीज ना इधर का जा पाएंगे ना उधर से जा पाएंगे, ना रिलीफ आ पाएगी ना रिलीफ जा पाएगी। तो ये एक तरीके से उसकी भी लास्ट डिच इसराइल की अटेम्प्ट है कि देखा जाए कि गाजियंस को स्टार्व करके हमास के खिलाफ किया जा सकता है कि नहीं। गाजियंस को इस तरह से मजबूर कर दिया जाए कि वो कहीं के ना रहे, ना बॉर्डर्स क्रॉस कर पाए, ना इजिप्ट की तरफ जा पाए, नॉर्थ की तरफ तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो इनका ढीठपना है, अब इनके जो साथी थे यूरोप में, अमेरिका में, वो भी हाथ धो बैठे, वो भी खिसिया गए हैं। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, जो इनके मेन 3 साथी हैं, वो भी इनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अब कुछ सोचो। अमेरिका उनसे एक कदम आगे, उनके 2 कदम आगे है। मैं आपसे कह रहा हूं कि बाइडेन बहुत दिनों से उन्होंने कहा है कि ये आदमी ना इसराइलियों के बारे में सोच रहा है, ना कैदियों के बारे में सोच रहा है, ना गाजिल्स के बारे में सोच रहा है। ये आदमी खुदगर्ज है, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है, अपनी जान बचाने के चक्कर में है। बाइडेन का नेतन्याहू से कोई खास इमोशनल अटैचमेंट नहीं है।
ना फिजिकल है, ना रिलीजियस है, ना पॉलिटिकल है। वो डेमोक्रेट है, कैथलिक है, और उसने वो जमाना देखा हुआ है जब शांति थी। आखिर 80 साल का आदमी है वो, कोई जवान नहीं है कि जाके गले मिल के आ जाएगा। तो उसने साफ कह दिया है, पहले भी कह रहा था कि आज की तारीख में आप सोचिए कि आपको एक क्रिटिकल एम्यूनिशन और आर्म्स चाहिए कि नहीं चाहिए, हथियार हमारे चाहिए कि नहीं चाहिए। और हथियार कोई भी देने वाला हो, चाहे रशिया और ईरान हमास को दे रहे हो, या अमेरिका और यूरोप इसराइल को दे रहे हो, उनकी भी कुछ शर्तें होती हैं, उनकी भी कुछ धागे होते हैं, स्ट्रिंग्स होती है इसके ऊपर अटैच करने के लिए। वो भी कुछ अपना प्रॉक्सी वॉर्स भी लड़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप, नेटो रशिया के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर पिछले 2.5 साल से लगा पड़ा है। उसी के ऊपर अरबों रुपया उसने खर्च कर दिया है। यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रॉक्सी पोजिशनिंग चल रही है। ईरान की आपने देखा, ईरान ने अपना जो पॉइंट बताना था, पॉलिटिकल पॉइंट जो दिखाना था, उसको मिलिटरीली दिखा दिया है, उसको बॉम्बिंग से, रॉकेट से दिखा दिया है। और बाकी फौजों ने भी, अमेरिका ने जहाज भेजा, फोर्ड भेजा, वहां पे कितना बड़ा जहाज है। तो आज की तारीख में अब इसराइल को सोचा कि आपको, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वहां पे हर हफ्ते तकरीबन एक बड़ा हथियार का आना पड़ता है, लश्कर आना पड़ता है अमेरिका से, या अमेरिका के जो इंटरमीडिएट दो देश हैं, चाहे उसमें जॉर्डन भी है और सऊदी अरेबिया भी है। तो इसका जो असला है, इसकी एम्यूनिशन, असला तो तभी चल जाता है, एम्यूनिशन तो आना ही पड़ता है। रॉकेट ऐसे, रॉकेट तोप नहीं होता है, रॉकेट है चल गया तो खत्म, फिर कोई बस्तर नहीं नीचे उसका, उसको दोबारा नहीं शूट किया जा सकता है। तो एक रॉकेट आप छोड़ेंगे तो आपको अपने उसमें फिर एक रॉकेट इमीडिएटली चाहिए ताकि दोबारा भी छोड़ सके। तो इतनी तेजी से आपके हथियार खत्म हो रहे हैं इस लड़ाई में, वो तो अमेरिका से आएंगे। अमेरिका जब कह रहा है कि अब बस हो गया है, अमेरिका के भी और प्रेशर है अंदर, इलेक्शन है, पूरे सारे कितने कैंपसेस में सिविल अनरेस्ट हो गया है। अमेरिका को अपनी फौजें भेजनी पड़ रही है, सिविल फौजें, आर्म पुलिस भेजनी पड़ रही है कैंपसेस में। पॉलिटिकल साल है उनका, ऐसा नहीं कर सकते हुए कि सिविलियंस के ऊपर, जो शांति प्रिय लोग हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर आप हथियारबंद पुलिस वालों को पकड़े। कि प्रोफेसर जमीन पर पड़ा हुआ है, कह रहा है मैं प्रोफेसर हूँ, पुलिस वाला तब भी उसको बंदूक की नोक पर खींच रहा है। ये कोई भी प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ रहा है, वो भी एक बहुत धूर्त आदमी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब इसराइल के ऊपर अब कोई चारा दिखता नहीं है। मैं तो, या तो जैसे वो पुराना कहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा, तो अब इन जनाब के पास भी कोई चारा दिखता तो है नहीं। अभी किस तरीके से सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक पल एक तरीके से ढूंढ रहे हैं कि कितना और खींचा जा सकता है। तो ये सही जंग खींचना तो कुछ लोगों का कहना है कि खुद इजराइल के फायदे में नहीं है। हमास तो जाहिर है उसके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, उसके लोग मारे जा रहे हैं। और अभी ईरान ने भी ये कहा है, ताजा एक स्टेटमेंट आया कि जो हमने 13 अप्रैल को हमला किया है, अपनी तैयारी का सिर्फ 20% इस्तेमाल किया है। इधर खुद इजरायली फौजी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमास का बहुत ज्यादा नुकसान हम नहीं कर पाए। तो ऐसी हालत में तो खुद इजराइल में जब ये आवाजें आनी शुरू हो गई कि या तो ये कबूल कर लो, नहीं तो हम मुल्क में आग लगा देंगे, तो वहां चूंकि सब बाहर से आए हुए लोग हैं और उनके लोग जब कैद में रहेंगे, उन्हें छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने की हालत में होंगे। तो ऐसी हालत में तो इजराइल के लिए भी एक खतरा लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से वो मुल्क को बचाते हुए अपने सियासी कैरियर को बचा पाएगा? इसराइल में 3 चीजें हैं। एक तो इसराइल देश है, चाहे आप उसको को कुछ भी कहें, वहां के लोग हैं और जमीन है उनके पास। दूसरा है इसराइल का पॉलिटिकल सिस्टम, नेसेट है, हमेशा वहां पे कोalition गवर्नमेंट से रही है, क्योंकि किसी एक का राज हो नहीं पाता है। और ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि यहूदी यहूदी हम लोग कहते हैं, उनको गालियां भी देते हैं, क्योंकि यहूदियों के अंदर भी पॉलिटिकल डाइवर्जेंस बहुत है, एक्सट्रीम राइट से लेके एक्सट्रीम लेफ्ट तक है। कार्ल मार्क्स भी यहूदी थे भैया। तो वहां पे पॉलिटिकल बहुत स्पेक्ट्रम है।
वहां पे कुछ ईसाई तबका भी है जो यहूदी है मगर प्रो क्रिश्चियन है, तो उनके अंदर जो डिविजन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने पॉलिटिकल मेंबरशिप में, पार्लियामेंट के अंदर कितने टुकड़े हैं। तीसरी चीज है बेनियन की गवर्नमेंट, जिसका मतलब कोलिशन कैबिनेट, कैबिनेट में कौन है। अब यहाँ पे पिछले हफ्ते हालत ये आ गई थी कि नेतान्याहू अपने डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर सस्पेंशन कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो रही है कैसे। कैबिनेट को कह रहे हैं कि आप में से कोई इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर रहा है। कैबिनेट में उनको कह रहे हैं लोग कि आप जरा थोड़ा तमीज रखिए, कुछ सब्र से काम लीजिए, ये इतना चलेगा नहीं। तो जब कैबिनेट में फूट है, अब वो सिर्फ मिलिट्री के जोर पे फौज को आप हुक्म देते हैं, मगर इजरायली फौज भी एक एक कंस्क्रिप्टेड तो है मगर वॉलंटरी भी है, क्योंकि हर इजरायली सोल्जर है, जवान होते हैं उसको फौज में जाना ही पड़ता है, तो उनका भी कुछ एक तरीका होता है। कहते किस वास्ते लड़ रहे हैं हम मरने को तैयार है मगर किस वास्ते, क्या हम ढूंढेंगे, वो ये अपने लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, और वो यहाँ पे फॉरेन मीडिया को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि इजराइल अपने हकूक के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अगर लड़ रहा है तो 37,000 आदमी क्यों मार दिए, 7,000 बच्चे क्यों मार दिए, बाहर के विदेशी जो काम कर रहे हैं उनको क्यों मार दिया। आप खोल के आप रॉकेट डालेंगे, अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, कोई मरे या ना मरे। तो आजकल इजराइल के ऊपर प्रश्न चिन्ह, जिसको हम हिंदुस्तानी बड़े शौक से कहते हैं, हर हालात में प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर लगे हुए हैं, और उसको ये सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिए आप कि हिंदुस्तान में भी जो इनके बड़े इस्लामोफोबिक इनके साथ देने वाले हैं, चुप्पी साधे में आजकल। एक तो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। मैं भारत वाले इशू पर आऊंगा। द वायर ने एक स्टोरी की है अभी 2-3 दिन पहले, उस पर भी मैं आऊंगा कि हमारे यहाँ से कुछ एमनिशंस भेजे गए हैं, और सरकारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री की कंपनी है उसने भी भेजा है अभी जनवरी से अब तक। वो एक अलग से मैं थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन अभी मैं ये समझना चाहता हूं कि जो कुछ हमास की तरफ से कहा गया है, जो प्रपोजल मानने की बात कही गई है, उस पर जो इजराइल अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, उसका मीडिया, उसको आप कौन से वाले, किस चीज को आप ठीक समझ रहे हैं? क्या इजराइल अभी जो जिस किस्म के मॉडिफिकेशन की बात कह रहा है कि हमास ने किए हैं, ये वो प्रपोजल नहीं है जो हमने एक्सेप्ट किया था, उसमें कहां कुछ, कितनी दूरी है, गैप कितना है कि वो पूरा हो सके और जंगबंदी हो सके? क्या लगता है? क्योंकि ना हमने ना आपने दोनों कागज तो देखे नहीं है। हाँ। मेरा ख्याल है अगर किसी ने देखे हैं तो एक तरीके से ईरान ने और बाइडन ने, हाँ। और बाइडन के फॉरेन सेक्रेटरी ने। हाँ। यहाँ पर जो धमकी आई है बाइडन की, उससे आप अंदाजा लगाइए कि जो आज प्रपोजल है टेबल के ऊपर, हाँ। वो अलाइज का भी हाँ कहीं हामी है उसमें। हाँ। जब प्रपोजल आया इतनी मेहनत के बाद, उसमें एलाइज की, यूएस की और यूरोप की हामी है, कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक। हाँ। हाँ। तभी तो वो कह रहे हैं कि आप इसको मानिए नहीं, कहाँ जाएंगे आप। तो ये जो है मेरा ख्याल है, अब इसराइल, जैसे हमने कहा, इसराइल का मकसद है किस तरीके से डिले किया जाए, किस तरीके से हो सके तो चाहे दुआ से या दवा से या गोली से इसको सेबोटाज किया जाए, और उसको सेबोटाज हमास के ऊपर ब्लेम कर दिया जाए कि शांति हम चाहते थे, हमास नहीं ला पा रहा है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका जब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो कि इतने किसी की परवाह ना करते हुए भी इनको फाइनेंस कर रहा है 7 महीने से, जब वो हाथ धो बैठा है, तो अब ये इनकी ज्यादा दादागिरी या ये सीना ढपक के 56 इंच का दिखाते हैं अपना चेस्ट, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब ज्यादा दिन हम तो कहते हैं शायद कल भी खत्म हो जाए, क्या इसमें कोई डेडलाइन, कोई आकाश में देख के, कोई सितारे देख के, ज्योतिषी देख के तो कर नहीं रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे, पॉलिटिकल रियलिटी पे, हार्डकोर रियलिटी पे बात हो रही है, जिसमें एक हिस्सा खत्म हो गया, हथियार अब अंधाधुंध नहीं मिलेंगे, ये बात खत्म हो गई है। ये कितना प्रेशर मारता है फौज के ऊपर, क्योंकि बिना हथियार के फौज कैसे लड़ेगी। फिर जनरल इनको क्या कहेंगे। एक जनरल आपने जानते हैं, एक मेजर ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया है, दूसरा थ्रेट कर रहा है मैं रिजाइन कर रहा हूँ। 2 मेजर, और अमेरिका की तरह में 100 जनरल्स नहीं है इसराइल में, और उनका हाईएस्ट रैंक ही एक लेफ्टिनेंट जनरल है। जी जी जी। तो ये एक तरह से
बंद गली जिसे कहा जा सकता है, वहां ब्लाइंड रैली वहां आ गई है। जी जी, वो बंद गली आ गई है। और अब नेतन्याहू को बहरहाल फैसला लेना है। क्या वो फैसला होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये बताना जरा मुश्किल है। अब मैं आ रहा हूं भारत वाले मामले पर। द वायर ने एक स्टोरी की है जिसमें बताया है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की एक अंडरटेकिंग है जिसका नाम है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड। उसने जनवरी से अब तक कई बार भेजे हैं एक्सप्लोजिव्स, एम्यूनिशंस। और एक कंपनी और है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, ये कोई प्राइवेट कंपनी है। उससे पहले अडानी की एक कंपनी है जो इजराइल के साथ मिलकर के हैदराबाद से काम करती है, एल्बीट एडवांस सिस्टम्स इंडिया। इन्होंने ड्रोन भेजे थे अब से पहले जिसका नाम हर्मेस 900 बताया गया था। तो ये इतना क्लोज कोऑपरेशन, और कुछ लोगों को तो ये शक है कि शायद हमारे फौजी भी गए हुए हैं। आपके पास कुछ इस तरह की कुछ चीजें और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? आप क्या कहते हैं? देखिए, इजराइल और हिंदुस्तान का बहुत अरसे से मिलिट्री अलायंस चल रहा है। जब रशिया से था तब भी चल रहा था। कुछ हद तक रशिया के सीक्रेट्स भी इंडिया वेस्ट को थ्रू इजराइल पास करता है। इजराइल इंडिया का जो कोऑपरेशन है पब्लिक सेक्टर का तो है ही। आप जानते हैं अंबानी की कंपनीज और अदानी की कंपनीज, अंबानी दोनों भाइयों की, अलग अलग नहीं, वो कंपनीज इजराइल से, मैं इसको बहुत पर्सनली जानता हूँ इस बात को, इस वास्ते मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अरसे से 1992 में जब मैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेके आया, उन दिनों अंबानी का मिलिट्री कोलैबोरेशन चला था कि हम आपकी क्या क्या चीजें बना सकते हैं। जब आप उनकी चीजें बनाते हैं, और कोर चीज तो नहीं बनाएंगे, वो इतने बेवकूफ नहीं है कि आपको कोर सीक्रेट अपना बताए। बाकी जो उसकी हार्डवेयर है, सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के सोलेनॉइड्स हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो हिंदुस्तान बनाता है। और एक चेन है, उसमें बायबैक्स भी होते हैं। जो बनाता है हिंदुस्तान, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ थर्ड कंट्रीज को बेचता है, और कुछ जो मेन इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वापस बेचता है। उनके कहने पर किसको भेजेगा, उनके कहने पर किसको बेचेगा, ये तो आजकल मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अलावा बिजनेस डिसीजन भी है। हमने पहले भी कई बार आपने भी जिक्र किया है कि इंडिया रशिया का, जिसके ऊपर सैंक्शंस थे, ऑयल हाई सीज के ऊपर डाइवर्ट कर देता है, और अंबानी और अदानी उसी चीज को 100 रुपए में खरीद कर 200 रुपए में बेचते हैं, और बिना कुछ कहे 100 रुपया उनका प्रॉफिट हो जाता है। हम देख रहे हैं ये। तो ये जो मेन ट्रेडर्स और ये मिलिट्री कोलैबोरेशन का ये एक खतरा भी है, क्योंकि आपने किसको बेचा, किसने किसको बेचा, किसने किसको बेचा, उसने पाकिस्तान को बेच दिया। तो अल्टीमेटली रिसीवर कौन है कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात अमेरिका के लिए भी लाजिब है, रशिया के लिए भी लाजिब है। उनके हथियार सारी साइडें खरीद रही हैं, उनके दुश्मन भी खरीद रहे हैं, उनके दोस्त भी खरीद रहे हैं। तो हिंदुस्तान का हथियार वहां पे जा रहा है, इसके ऊपर मैं इतना नहीं डालूंगा, क्योंकि थर्ड कंट्रीज के थ्रू भी जा रहा है। हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन, हिंदुस्तान का तकनीकी कोलैबोरेशन, हिंदुस्तान की जो एम्बेसीज हैं बाकी देशों में, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं, तो जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, वो कोलैबोरेशन बता के तो नहीं करेंगे, मगर जहाँ पे जैसे भाई ने कहा है सब जानते हैं करेंगे। दुवाल साहब का इजराइल से बड़ा नजदीकी रिश्ता है, ये भी सब लोग जानते हैं। हमारा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इजराइल के ऊपर काफी डिपेंडेंट है। हमारी पाकिस्तान के साथ जो दीवार है उसमें जो प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस लगे हुए हैं, जो जरा सी हलचल भी हो, खरगोश भी मारे तो पता लग जाता है कि कितना लगा है। उसमें जो जो लगे हुए सेंसर्स सारे इजरायली हैं, उनका स्पेशलिटी है। मैं बता रहा हूँ 1992 से हम उनसे खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो ये हमको, मैं पर्सनल मैं जानता हूँ ये बात को, उनकी फैक्ट्री में गया हूँ जहाँ ये बनते हैं। तो ये कर रहे हैं हिंदुस्तानी, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी अच्छी बात हमारे लिए है, जो पहले भी आपने जिक्र किया था, कि हमारे लोग वहां जा रहे हैं। ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या फौज की टुकड़ी है वहां पर कोई, क्योंकि इजराइल बहुत दिनों से
हमारी इंटेलिजेंस सर्विस के ऑपरेटिव जो हैं, जो बाहर एक्शन करते हैं, RAW के लोग जो बाहर एक्शन करते हैं, स्पेशल फोर्सेस के जो लोग ट्रेन होते हैं, इसराइल में एक ट्रेनिंग का मेन एरिया है जहाँ पे ये लोग ट्रेन होते हैं। और इसराइल के साथ जब थर्ड कंट्रीज में कोलैबोरेशन होता है तो नेचुरल है, जिन लोगों ने उनसे ट्रेनिंग ली है और जो उनके ट्रेनर्स हैं, उनके अंदर तो गुरु शिष्य का एक तरीके से कुछ रिश्ता होता ही होगा ना, एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं जब जरूरत होती है। ये एक खतरे की बात है क्योंकि उसमें हिंदुस्तानियों की जान जा सकती है। दूसरी खतरे की बात है कि ये बड़ी बदतमीजी की बात है कि हम अपने मजदूरों को वहां भेज रहे हैं। हाँ, मजदूरों को भेज रहे हैं और उसमें ज्यादातर क्या तकरीबन सारे हिंदू मजदूर हैं। उन बेचारों को क्या, उनको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, उनको पता है कि गोली लग सकती है। जैसे यूक्रेन में, यहाँ पे रशिया के लिए रिक्रूट कर रहे हैं आप, वहां पे कह रहे हैं कि आपको कुछ मजदूर चाहिए और वहां पे जाकर उनको कह रहे हैं बंदूक पकड़ो और आगे जाओ। तो हिंदुस्तानियों को आप मौत के मुंह में डाल रहे हैं, ये मॉरली हिंदुस्तान की सरकार के लिए ठीक नहीं है। कोई प्राइवेट एक्टर्स में कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदार कर रहे हैं, तो उन पर मेरा ख्याल है सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। किसी भी हिंदुस्तानी को आंख खोलकर इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं मरना चाहिए। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए छोटा सा मुल्क है और कितने लोगों को वो रोजगार दे देगा और कितने लोगों का भला हो जाएगा, और जान के खतरे की कीमत पर आप काम के लिए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब हरियाणा से भर्ती हो रही थी तो इस किस्म के इंटरव्यूज आ रहे थे यहाँ के मीडिया में कि साहब हम यहाँ काम ही नहीं है तो क्या करें, कहीं भी काम मिलेगा तो घर के खर्चे के लिए पैसा चाहिए। तो ये उस तरह से भी मजबूर लोग भी वहां गए हैं या जा रहे हैं। लेकिन ये कि जिस तरह से हम फौजी मामलात में हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ह्यूमन लॉस के चांसेस जिसमें ज्यादा होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। जॉन दयाल साहब, आखिर में हमारी भारत की अब क्या फॉरेन पॉलिसी लग रही है इस जंग से मुतालिक? मुकम्मल खामोशी, खामोशी से मदद, या बिल्कुल दूर रहना? क्या कहां लगता है आपको? इसमें जो एक अहम चेंज आया है पिछले 5-7 साल में, वो है कि जो इस्लामोफोबिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को कुछ हद तक डिक्टेट करता था और जो पॉपुलर सपोर्ट इसराइल के खिलाफ था, इस्लामोफोबिक कि एक अकेला देश है, कितना शेर का बच्चा है, 10 इस्लामिक देशों को उसने सबक सिखा दिया, उसमें बहुत गिरावट आई है। दो वजह से, एक तो गिरावट आई है कि वो देख रहे हैं कि दूसरा आदमी बराबर की लड़ाई दे रहा है। दूसरी गिरावट आई है, वो है एक तरीके से अच्छी गिरावट नहीं है, वो है कि इसराइल के खिलाफ सारे इस्लामिक देश नहीं है। तो ये भाजपा का, RSS का फॉर्मूला फंस हो जाता है कि वो सारों को कर रहा है। कहेंगे क्या कर रहा है? इसराइल का आधे अरब देशों से ज्यादा के साथ संधि है, ताल्लुकात है, अच्छे रिश्ते आज की तारीख में, बिरादराना अच्छे एम्बेसडर्स एक्सचेंज हो रहे हैं। और सऊदिया और जॉर्डन तो मिलिट्री एक्सचेंज कर रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने जो दोगलापन दिखाया है वो किसी और को दिखाएगा क्या? बल्कि आप कह सकते हैं कि इसराइल के लोगों ने इतना दोगलापन नहीं दिखाया होगा जितना यहाँ पे आ गया है। तो ये कुछ हद तक कम हुआ है। मायने इसकी ये है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट है इसराइल का, उसमें कमी आई है, मगर जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट इसराइल का है वो हिंदुस्तान का सिर्फ इसराइल से नहीं है, क्योंकि इसराइल को अभी तक आप एक अमेरिका की 5 उंगलियों की जगह 6 उंगलियां हैं, छठी उंगली उनकी इसराइल है। तो अगर आप अमेरिका से चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में क्वाड बनाएंगे, आप बाकी बे ऑफ बंगाल के अलावा अरेबियन सी में आप अपनी नॉर्थ दिखाएंगे, उसके लिए इसराइल की आपको जरूरत है। उसके लिए इसराइल के जो उस एरिया में जो पोर्ट से उनका इसराइल की जिन पर नजर है, जिनको ऊपर कंट्रोल है, उनकी हिंदुस्तान को जरूरत है। पाकिस्तान के इशू को देखा जाए तो वहां पे इसराइल की भी जरूरत है और सऊदी की भी जरूरत है, दोनों तरीके से लेना है। तो फॉरेन पॉलिसी अभी भी नीड बेस्ड होती है और उसमें इमीडिएट में तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है कि हिंदुस्तान अमेरिका से और इसराइल से जो उसके रिश्ते हैं उसमें थोड़ा सा भी डायल्यूशन करेगा, थोड़ा सा भी विड्रॉल करेगा। ये तो बात साफ है कि वो फौज नहीं भेजेगा, ओपनली तो नहीं भेजेगा। और ये भी साफ है
कि डिप्लोमेटिक प्रेशर और पीस के लिए काम करता रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में आपने देखा कभी एक वीटो का साथ देता है, कभी दूसरी का साथ देता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है। तो हिंदुस्तान की कंसिस्टेंसी यूनाइटेड नेशन में नहीं है, कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस की फॉरेन पॉलिसी बुरी भी नहीं होती है, मगर इसका इंटरनल पॉलिटिक्स से और पब्लिक सपोर्ट से फिर कोई रिश्ता कट जाता है। उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। और जैसे मैंने कहा, अगर हिंदुस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी आप कहें कि इजराइल के टोटल साथ है, तो पिछले 7 महीने में सिविलियंस की डेथ के बाद, बच्चों की डेथ के बाद, हिंदुस्तान की भी माएँ जो बिलखती हैं, एक भी उनका बच्चा मर जाता है पाकिस्तान या चाइना की वॉर में, उनका भी दिल है। तब और मैंने कई बार कहा है, कई बार लिखा भी है कि वियतनाम वॉर में अमेरिका की माताओं का बड़ा हाथ था बंद करने में, बॉडी बैग्स आना। तो आजकल बॉडी बैग्स कोई मांगता नहीं है, हिंदुस्तान भी नहीं। तो उससे मेरा ख्याल है हिंदुस्तान बहुत एडवेंचरिज्म तो इजराइल के खिलाफ करेगा नहीं, या हमास के खिलाफ एडवेंचरिज्म नहीं करेगा वहाँ पे इलाके में। मगर अगर हम इमीडिएटली सोचे कि मोदी जी हारते या जीतते हुआ तरह है, निकट भविष्य में इजराइल से अपना हाथ खींच लेंगे, वो भी नहीं लग रहा है। मेरा ख्याल है उनकी पॉलिटिकल मजबूरी बन गई है कि अब ये मेढक है, गले में फंसा हुआ है, ना पूरी तरह निकल पा रहे उसको और ना उगल पा रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने फॉरेन पॉलिसी को, मौजूदा हालात को बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं। ये फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से अमेरिका अक्सर कहता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जैसे भी होते हैं, जिस वक्त हमें उसके हिसाब से अपना काम लेना है, तो तकरीबन सभी मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी अपनी ज़रूरत और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलती है। उसमें जालिम के साथ भी खड़े हो जाते हैं लोग, मजलूम के साथ भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं कि अवामी सपोर्ट फिलिस्तीनियों के साथ ज़्यादा है दुनिया भर में। न सिर्फ खुद फिलिस्तीनियों के दरमियान, जाहिर है पूरी दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उससे अवामी मूड का पता चल रहा है। जिस तरह से इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जा रहा है बहुत मुल्कों में, उससे अवामी मूड का पता चल रहा है। सरकारें क्या करेंगी, अवाम की पोजीशन बहुत ही क्लियर है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।